जय हिंद साथियों। तो साथियों DSSB की तैयारी हम आपको करा रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह ही बहुत ही आसान तरीके से इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है 1240 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो पहले जो भी सवाल में दे रखा है उसको लिख लेते हैं। हमें मूलधन दिया हुआ है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट P बराबर दे रखा है 1240 रुपए। इसके बाद हमें समय दिया हुआ है टाइम बराबर 2 वर्ष, और दर यानी कि रेट R बराबर दिया हुआ है 10%। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा सिंपल इंटरेस्ट का, SI बराबर PRT यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय, और इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो इसी फॉर्मूले की मदद से इस प्रश्न को अब हम सोल्व करेंगे। तो यहां पर वैल्यू रख देंगे, P की जगह पर हम रख देंगे 1240, हमारा मूलधन दिया हुआ है, रेट हमारा दे रखा 10%, 10 लिख देंगे, और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए, और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो इस वाले जीरो से ये वाले जीरो कट जाएगा, इस वाले जीरो से अगेन ये वाले जीरो कट जाएगा। तो हमारा यहां पर बचा क्या है, हमारा यहां पर बचा है 124, तो ये बचा है, और 2 यहां पर बचा है, यानी कि 124 की हम कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 एकम 2, यानी कि 248 रुपए 2 साल का हमारा टोटल ब्याज आ चुका है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, 248 हमारा कौन से ऑप्शन में है। तो 248 दे रखा है इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 में 248 रुपए। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 500 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 400 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपए है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, यह हमें निकालना है। तो पहले हम ऊपर वाली 2 लाइनों पर फोकस करते हैं, यहां तक पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, अगर कोई वस्तु है उसको हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, 500 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। ठीक है, और अगर उसी वस्तु को हम 400 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, और सेम रुपए की हानि हो रही है। यानी कि 500 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें लाभ जितने रुपए का हो रहा है, 400 रुपए में बेचने पर उतने रुपए की ही हानि हो रही है। तो हमने वस्तु कितने में खरीदी होगी भाई, इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 900 हो जाएगा, और 900 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। यानी कि वो वस्तु हमने कितने में खरीदी होगी, 450 में खरीदी होगी। ठीक है, अब उसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हमने वस्तु 450 में खरीदी है, अगर उस वस्तु को हम 500 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का फायदा हो रहा है, सीधी सी बात है 50 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, अगर उसी वस्तु को जो 450 में खरीदी है हमने 400 रुपए में बेचे तो नुकसान कितने का हो रहा है, यानी कि हानि कितने रुपए की हो रही है, 50 रुपए की हो रही है। ठीक है, तो यहां से हमारा CP आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य। तो कितने में खरीदी थी हमने ये वस्तु, हमने ये वस्तु खरीदी थी 450 रुपए में, यानी कि CP बराबर 450 रुपए। ठीक है, अब कितने रुपए में बेच रहे हैं इस वस्तु को, यहां पर दिया हुआ कि 350 रुपए में इस वस्तु को अब हम बेच रहे हैं। तो हमें हानि कितनी होगी, हानि नहीं, हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस SP बराबर दे रखा 350 रुपए। तो पहले हानि निकाल लेते हैं, हानि कितनी हो जाएगी, यानी कि लॉस बराबर हो जाएगा हमारा 450 माइनस का 350। तो हमें सीधा 100 रुपए का इसमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, 100 रुपए की हानि हो रही है। अब हम हानि प्रतिशत किस प्रकार निकालेंगे, 100 रुपए की हमें हानि हो रही है। ठीक है, हानि प्रतिशत निकाल लिया हम यहां पर, हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि डिवाइडेड बाय 450, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है, और गुणा कर देंगे 100 से। इस जीरो से ये वाले जीरो कट जाएगा, तो हमारा आगे आ जाएगा 1000 बटे 45। अब 1000 को अगर हम 45 से भाग करेंगे तो हमारा लगभग आएगा 22.22%। 22.22% हमारा आंसर आ जाएगा। इतने प्रतिशत हमें हानि होगी इस वस्तु को 350 रुपए में बेचने पर। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, 22.22% किस में है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 22.22%। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं यह प्रश्न आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनका गुणनफल 810 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, उनका योग हमें बताना है। तो हमें अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। यहां से हम मान लेंगे हमारी पहली संख्या हो जाएगी 2x, दूसरी संख्या हो जाएगी 3x, और तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी 5x। दिया हुआ क्या है, इनका गुणनफल दिया हुआ है 810। तो पहले इनको गुणा में लिख लेते हैं, 2x गुणा 3x गुणा 5x बराबर 810। अब यहां से सोल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे हमें तीनों संख्या मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे हम।
आगे सोल्व करेंगे, यहां से इन तीनों की गुणा हो जाएगी, 2 तिये 6 और 6 पंजे 30 हो जाएगा, और x की घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक x यहां पर है, एक x यहां पर है और एक x यहां पर है, तीनों हो जाएगा x की घात 3 बराबर 810 हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो x की घात 3 बराबर 810 बटे 30, इधर भाग में चला जाएगा, पक्षांतर करेंगे तब 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, x की घात 3 बराबर हमारा आ गया 27, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा यहां से निकल करके आ जाएगा x की घात 3 बराबर 3 की घात 3, इस वाली घात से ये वाली घात कट जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 निकल कर आ गई है। अब इस वैल्यू को हम कहां पर रखेंगे, ऊपर जो हमने संख्याएं मानी थी यहां पर 2x 3x और 5x, यहां पर x की वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। अब जब यहां पर x की वैल्यू को रखेंगे तो पहली वाली संख्या हमारी क्या आएगी, 2 गुणा 3 बराबर 6, दूसरी संख्या 3x जो थी 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9, और तीसरी संख्या हमारी 5x थी, x की जगह पर अगर हम 3 रखेंगे तो 5 तिया 15, तो हमारी तीनों संख्याएं निकल कर आ गई है, 6 आ गई, 9 आ गई और 15 आ गई, तीनों संख्याएं हमारी आ गई। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था तीनों संख्याओं का योग, तो जोड़ देंगे इन सभी को, जोड़ेंगे 6 प्लस 9 प्लस का 15, इनको जोड़ेंगे 6 और 9 15, 15 और 15 30, यानी कि इनका योग कितना आ गया, तीनों संख्याओं का 30 आ गया, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 90 वृक्ष एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि किन्हीं भी दो क्रमागत वृक्षों के मध्य की दूरी समान हो। मतलब ये जो 90 वृक्ष लगा रखे हैं एक सीधी पंक्ति में, इनमें किन्हीं भी दो वृक्षों के बीच की दूरी आपस में क्या है, समान है। आगे क्या दिया हुआ है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक बस पहले वृक्ष से 7वें वृक्ष तक पहुंचने में 30 सेकंड का समय ले रही है। तो हमें निकालना क्या है, 11वें वृक्ष तथा 46वें वृक्ष के मध्य की दूरी हमें निकालनी है। तो पहले जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले वृक्ष से 7वें वृक्ष तक पहुंचने में समय दे रखा है, तो हम इस तरीके से 7 वृक्ष बना लेते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा है, टाइम बराबर हो गया हमारा 30 सेकंड। और क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है बस की s बराबर 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड दे रखी है। तो अब हमें निकालना क्या है, यहां से पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले वृक्ष से लेकर 7वें वृक्ष तक की, ठीक है। पहले वृक्ष से लेकर 7वें वृक्ष के बीच की हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, आगे का सवाल हम बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो पहले वृक्ष से लेकर 7वें वृक्ष के बीच की डिस्टेंस हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम कितना दे रखा है, पहले वृक्ष से 7वें वृक्ष के बीच का टाइम दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो डिस्टेंस निकल कर आएगी वो भी पहले वृक्ष से लेकर 7वें वृक्ष के बीच की आएगी, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। टाइम हमारा कितना दे रखा, 30 सेकंड, और हमारी स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर को भी किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे और 3600 से नीचे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से काटेंगे 6 छंग 36 और 6 से 54 को काटेंगे 6 नमा 54, 6 से आगे काटेंगे इस 30 को तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। और आगे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 गुणा 9 गुणा 10, जो हमारा आ जाएगा 9 पंजे 45 और 45 की 10 से गुणा करेंगे तो 450 मीटर। और ये डिस्टेंस कौन सी आई है हमारी, ये आई है पहले वृक्ष से 7वें वृक्ष के बीच की दूरी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी आ गई हमारी 450 मीटर। अब यहां से लेकर यहां तक कितने गैप आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने गैप आ रहे हैं, 6। अब गैप को यहां पर ध्यान से समझ लो, क्योंकि आगे बहुत जिक्र होने वाला गैप का, ठीक है। अब गैप क्या है, गैप का मैंने बोला है कि किन्हीं दो क्रमागत वृक्षों के बीच की दूरी। तो कितना गैप बन रहा है, 6 गैप बन रहा है यहां से यहां तक, यानी 7 से लेकर पहले वृक्ष के बीच 6 गैप बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस दूरी को 450 को 6 से भाग कर दें तो एक गैप की दूरी आ जाएगी, ठीक है। एक गैप की दूरी यानी कि दो क्रमागत वृक्षों के बीच की दूरी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, 450 को अगर हम 6 से भाग कर दें तब, ठीक है। तो ये हमारी आ गई इतने मीटर। सोल्व नहीं करते हैं इसको, आगे सोल्व कर लेंगे बाद में, ठीक है। इतना आ गया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दे रखा था 11वें वृक्ष तथा 46वें वृक्ष के मध्य की दूरी, ठीक है।
तो 46वें वृक्ष और 11वें वृक्ष के बीच में कितने गैप आएंगे, एक गैप की दूरी हमें पता चल गई है। तो 45 में से क्या घटा लेंगे, 11 को घटा लेंगे, घटाएंगे 5 में से 1 घटाया हमारा बचेगा 4, 46वें था, ऊपर देखना पड़ेगा दोबारा से कितना था, 46वें था, यहां पर 46वां था। तो 11वें वृक्ष से 46वें वृक्ष के मध्य की दूरी निकाल ली थी, तो यहां पर 46 था, 46 में घटाएंगे इसको, 6 में से 1 घटाएंगे तो यहां पर हमारा 5 बचेगा और 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, यानी कि 35 गैप आ जाएंगे टोटल। और एक गैप की दूरी क्या है, 450/6। तो क्या करेंगे 35 गैप के निकालने के लिए 450/6 गुणा 35। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 6 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 75 गुणा 35। 75 गुणा 35 आप इसको सोल्व कर लेना। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2625 मीटर। ठीक है, 2625 मीटर। तो हमारी 11वें वृक्ष से लेकर 46वें वृक्ष के बीच की दूरी कितनी आ गई है, 2625 मीटर आ गई है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है 2625। 2625 है हमारा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं यह प्रश्न आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्त की परिधि एक घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई के बराबर है। तो इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। दिया हुआ क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 1848 सेंटीमीटर की घात 2, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि इस वृत्त की जो परिधि है, वो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। बराबर किसके बराबर दे रखी है, कि एक घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। और एक घन में सबसे लंबी छड़ हम कैसे रख सकते हैं, तिरछी करके रख सकते हैं। मान लिया हमारे घन के ये एक साइड है, सबसे लंबी छड़ हम कैसे रख सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा इसका विकर्ण, यानी कि डायगोनल डी। तो इसके बराबर होगी, यानी कि 2 पाई आर बराबर डी। और ये डी क्या है, डी है डायगोनल ऑफ क्यूब, घन का विकर्ण है ये। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना है आपको। अब हम यहां से किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे, पहले ऊपर वाली इक्वेशन लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 1848। तो हम पाई की जगह पर क्या रख लेंगे, 22/7 रख लेंगे, गुणा आर स्क्वायर बराबर 1848। आगे इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1848/7 ऊपर पहुंच जाएगा इसके साथ गुणा में, और 22 कहां आ जाएगा, नीचे भाग में आ जाएगा। ठीक है, और 22 से जब हम 1848 को काटेंगे तो पहले हमारी भाग जाएगी 8 बार, फिर हमारी भाग जाएगी 4 बार, यानी कि हमारा आ जाएगा 84 गुणा 7। और जब गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 का 8 हासिल लगे 2, 7 अट्ठे 56 और 2 58, 588 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 588 आ गई। ये आपको याद रखनी है, आगे हम इसका यूज करेंगे। आर स्क्वायर बराबर 588 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले किसके देखते हैं, डायगोनल के, क्यूब के डायगोनल के। तो घन का विकर्ण बराबर होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है 3 गुणा भुजा की घात 2। भुजा कौन सी है, घन की भुजा है, भुजा की घात 2। और एक फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, T फॉर टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA, जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया। इसका एक फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा की घात 2, 6 गुणा भुजा की घात 2। तो हम इस 6 को क्या लिख लेंगे, यहां से इस 6 को लिख लेंगे 3 गुणा 2, यानी कि 3 दूनी 6 गुणा भुजा की घात 2। यहां से हमारा ये आ गया, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। हम क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि हम इस 3 और भुजा की घात 2 की जगह पर क्या रख देंगे, डी रख देंगे। भाई ये जो 3 दे रखा है और भुजा की घात 2, इन दोनों जगह पर क्या रख देंगे, हम डी रख देंगे। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा डी, यानी कि 2D आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारी ये निकल कर आ गई है। ठीक है, 2D हो जाएगा। और D बराबर कितना है, D बराबर ऊपर दे रखा है 2 पाई आर। यहां पर देखें तो D बराबर क्या है, 2 पाई आर है। तो यहां पर हम D की जगह पर क्या रख देंगे, 2 पाई आर यहां पर हम रख देंगे। ठीक है, यहां पर हमारी थोड़ी सी गलती हो गई है। जो D बराबर 3 गुणा भुजा की घात 2 है, ये होगा D स्क्वायर, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर 3 गुणा भुजा की घात 2। तो यहां पर भी हमारा क्या आ जाएगा, D का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो D बराबर कितना था, 2 पाई आर। अब यहां पर हम रखेंगे तो 2 गुणा 2 पाई आर और इस पूरे का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे इसी को हम सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। 2 गुणा 2 पाई आर, इसको बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं,
तो यहां पर 2 आ जाएगा और पाई की जगह पर हमारा आ जाएगा 22/7 गुणा r और इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम खोल देंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुणा 22 के अगर आपस में गुणा करेंगे तो 484 आ जाएगा और नीचे 7 के गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा और यहां पर हमारा आ जाएगा r स्क्वायर। तो यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। आगे इसको हम सोल्व करते हैं। तो आगे क्या करेंगे, 2 गुणा 4 गुणा 484/49 और r स्क्वायर, अगर आपको r स्क्वायर की वैल्यू याद हो, मैंने आपसे याद करने के लिए कहा था, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी हमारी 588 सेंटीमीटर आई थी। तो r स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे 588 रख देंगे। ठीक है, इस वाले r स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख देंगे 588। 588 का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारी वैल्यू है 588 ये r स्क्वायर की ही है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 49 से 588 को अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 12 बार कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा 12 बार। और आगे इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब किस किस की गुणा हमें आपस में करनी है, 2 गुणा 4 गुणा 484 गुणा 12 और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 46,464 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 46,464। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। 46,464 किस में है, 46,464। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 46,464। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि किसी संख्या का 1/3 का 1/5 का मान 8 है तो संख्या का 1/5 का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं वो संख्या हमारी क्या है x है और इसका 1/3 और उसका भी कितना 1/5 कितना है 8 है। इनका मान क्या है 8 है और निकालना क्या है उस संख्या के 1/5 का मान हमें निकालना है। तो इस संख्या का 1/5 तो यहीं पर है, इसको तो हमें छूना ही नहीं है। इनको एक साथ कर लेते हैं। इस संख्या का 1/5 यानी कि x का 1/5, इस 3 को उधर ले जाते हैं, इधर भाग में है उधर किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा 8 गुणा 3। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x गुणा 1/5 बराबर 8 3 24 यानी कि उस संख्या का जो x संख्या है इसका 1/5 कितना आ गया है 24 आ गया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर और ये क्वेश्चन हमने आपको पिछली क्लास में सोल्व करने के लिए दिया था। इसको सोल्व करते हैं। 57 की घात 98 गुणा 35 की घात 25 गुणा 33 की घात 96 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है ये हमें बताना है। तो पहले ऐसे सवालों में पहले क्या करते हैं, ये जो घात होती है इसकी इसको 4 से भाग कर देते हैं और जितना शेष बचता है सिर्फ उसी को पकड़ते हैं। ठीक है, जब 4 से 98 को भाग करेंगे, 98 को 4 से अगर हम भाग करें तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 1 बचेगा 18 हो जाएगा और 4 चौके 16, 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर लेंगे इसका भी लास्ट का अंक लिख लेंगे। पूरी संख्या में नहीं लेनी है, हमें सिर्फ इकाई का अंक लेना है। तो यहां पर 7 लिख लेंगे और 7 की घात कितनी कर देंगे 2 कर देंगे, यानी कि सभी घातों को 4 से भाग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसके लास्ट का अंक क्या है, इस 35 के 5 है क्योंकि हमें इकाई का अंक ही लेना है ना, तो इकाई का अंक ही लेंगे हर जगह से। 4 से भाग करेंगे 4 6 24, 1 बचेगा यानी कि 5 की घात 1 हो जाएगा। यहां से पीछे का अंक है इसका 3 इकाई का अंक और 96 को अगर हम भाग करेंगे 4 से तो हमारा कोई भी शेष नहीं बचेगा यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे। 7 की घात 2 है तो 7 7 49 हो जाएगा गुणा 5 की घात 1 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 और किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसको यहां पर 1 आ जाएगा। इसके भी इकाई का अंक लेंगे क्योंकि पहले अंक को हम छोड़ते रहेंगे, हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए। 9 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा और इस संख्या में इकाई का अंक क्या है हमारा 5 है। तो इस सभी का जो भी गुणनफल आता है, जो भी हमारा परिणाम आता है उसका इकाई का अंक भी हमारा 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएं क्या हैं। तो इस तरह के सवालों में जो भी दिया हुआ होता है पहले उसको लिख लेते हैं। तो माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y, दोनों संख्याओं को मान लेते हैं। बड़ी संख्या को x मान लेते हैं और छोटी को y मान लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या दे रखा है कि बड़ी संख्या का 2 गुना, जो बड़ी वाली संख्या है x, इसका 2 गुना यानी कि 2x किसके बराबर है छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। छोटी संख्या क्या है y और इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 5 गुना y यानी कि 5y हो जाएगा। इससे कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई।
अब आगे देखते हैं दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग, यानी कि बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के कितने का 3 गुने का योग कितना दे रखा है, 71 दे रखा है। ये इक्वेशन बन गई हमारी 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारी दोनों संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, सोल्व करते हैं इनको। किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो पहली वाली जो इक्वेशन दे रखी है 2x बराबर 5y, इसको पकड़ते हैं पहले। ठीक है, कैसे पकड़ेंगे इसको, यहां पर लिखेंगे 2x, 5y को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5y प्लस बराबर 3, ये आ जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे पूरी की पूरी इक्वेशन को। 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4x, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10y बराबर 2 से इसकी 3 की गुणा करें 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखकर हम घटा देंगे। इसके नीचे लिखकर क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, लिख लेते हैं इस इक्वेशन को नीचे। इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस का 3y बराबर 71। ठीक है, अब इनको आपस में हम घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पर घटा का निशान लग जाएगा, यहाँ पर भी घटा का निशान हो जाएगा और यहाँ पर भी घटा का निशान हो जाएगा, यानी कि माइनस का निशान हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे इसको तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा ये वाला, और ये माइनस का 3y और ये माइनस का 10y, टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 13y हो जाएगा। ठीक है, बराबर, और 71 में से 6 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये माइनस के बचेगा और माइनस के हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 65। माइनस से माइनस कट जाएगा और 13 से 65 को काटेंगे तो 13 पंजे 65, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई है। y की वैल्यू 5 आ गई है और इस वैल्यू को y की किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो हमें अगर पहली वाली इक्वेशन याद हो तो पहली वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, 2x बराबर 5y प्लस का 3, ये हमारी पहली वाली इक्वेशन थी। इसमें y की वैल्यू रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 2x बराबर 5 गुणा 5 प्लस का 3। आगे इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 5 पंजे 25, 25 और 3 28, और 2 से 28 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 14, यानी कि x बराबर 14 है। तो बड़ी संख्या हमारी 14 आ गई है और छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो 14,5। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, 14,5 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 14,5 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 14,5 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। आयत की चौड़ाई हमें बतानी है। ठीक है, दिया हुआ क्या है, एक वर्ग है और एक क्या है, आयत है। तो एक हम यहां पर वर्ग ले लेते हैं, एक वर्ग हो गया और एक क्या हो गया, यहां पर आयत हो गया। और दिया हुआ क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और आयत के क्षेत्रफल के बराबर, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। और आयत की क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत की चौड़ाई मान लेते हैं हम b, ये b हमें पता लगाना है। तो इस सवाल में सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, एरिया बराबर भुजा की घात 2, यानी कि भुजा गुणा भुजा, यानी कि 8 गुणा 8 बराबर कितना आ गया है, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया है। अब ये जो एरिया आया है वर्ग का, यही एरिया आयत का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो यहां से निकलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 64, और ये किसके बराबर होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी 16 दे रखी है और चौड़ाई हमें निकालनी है आयत में इसमें। ठीक है, आगे b बराबर कितना हो जाएगा, 64 बटे 16, ये हो जाएगा। 16 से काटेंगे 16 चौका 64, तो चौड़ाई हमारी कितनी निकल कर आ गई है, 4 सेंटीमीटर आ गई है। और ऑप्शन देख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सेंटीमीटर इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10 है और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न का मान हमें बताना है कि भिन्न हमारी क्या थी। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लेंगे हमारी भिन्न है x/y। ठीक है, मान लिया हमारी भिन्न क्या है, x/y है। अब हम इसके अंश को 20% कम कर रहे हैं, तो अंश कितना बचेगा भाई, अपने आप में x पूरा है, अगर 20% अगर हम इसको कम करेंगे तो हमारा अंश बचेगा 0.8x। ठीक है, पहले हमारा अंश था 1x, अब कितना बता, 0.8x बचा है। और हर में बढ़ोतरी कर दी कितने की, 10% की, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। पहले हमारा हर था 1 अब हो जाएगा 1.1। तो इसका मान कितना हो जाता है, 16/55 हो जाता है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x/y की हम वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो हमारा बचेगा ये 8x बटे 11 8x बटे 11 बराबर 16 बटे 55, 16 बटे 55 बचेगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x बटे y की वैल्यू हमें निकाल लें तो x बटे y ही लेंगे इधर। ये वाला 11 ऊपर चला जाएगा 16 के साथ और ये वाला 8 नीचे आ जाएगा 55 के साथ। तो 16 गुणा 11 बटे 8 गुणा 55, 11 से काटेंगे 11 पंजे 55 और 8 से काटेंगे 8 दूनी 16। तो हमारी जो भिन्न निकल कर आई x बटे y की वैल्यू वो आ गई 2/5। तो हमारी भिन्न क्या थी, 2/5 थी। अपने ऑप्शंस देख लेते हैं, 2/5 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही आसान तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया गया है। हम आपसे जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।